नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितनी भी रेलवे की वैकेंसी निकलती हैं, तो जैसे ही उसका सीबीटी एग्ज़ाम होता है, अगर किसी में पीईटी टेस्ट है तो पीईटी होता है, साइको है तो साइको होता है, उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि आप पहले से उन सभी डॉक्यूमेंट को तैयार कर लो। क्योंकि छोटी-छोटी कुछ गलतियाँ रहती हैं, जैसे कि किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या फिर कोई सी भी छोटी-छोटी गलतियाँ जो होती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, जिससे कि आपकी जो पोस्टिंग है वो होल्ड पर ना जाए। क्योंकि छोटी गलती की वजह से 10 से 12 दिन बाद फिर से वो आपसे डॉक्यूमेंट माँगेंगे, तो उस चीज़ के लिए अलग से आपको परेशान होना पड़ेगा। इसीलिए किस स्थिति में आपको एफ़िडेविट लगाना चाहिए, किस स्थिति में आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ले जाने हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह से बनवाने हैं, किस फॉर्मेट में ले जाने हैं, इसके अलावा कितनी कॉपीज़ ले जानी है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन पाता है, तो उनको क्या करना चाहिए। इसमें आपकी सारी टेंशन ख़त्म करने वाला हूँ, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो देखो, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस भी वैकेंसी के लिए आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, तो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है मिनिमम। चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, जेई हो, आरपीएफ हो, पैरामेडिकल, जिस भी वैकेंसी के लिए आपने उसमें फॉर्म फिल किया था, जो आपने क्वालिफिकेशन डाली थी, वो सभी क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट है, चाहे वो 10th की हो, 12th की हो, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक या कोई डिग्री हो, या फिर अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है तो एनएससी सर्टिफिकेट हो, तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं क्वालिफिकेशन के लिए वो आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। और सबसे पहले जो मैं आपको जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, उनकी 2 फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। मतलब कि फ़ोटोकॉपी पे आपके खुद के सिग्नेचर होने चाहिए। अगली बात करेंगे, ये हमारी क्वालिफिकेशन हो गई। इसके बाद आती है कास्ट और जो सोशल कैटेगरी होती है, मतलब कि जो कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, तो वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। लेकिन अगर आपके पास स्टेट का है, तो रेलवे फॉर्मेट में जो नोटिफिकेशन के नीचे सर्टिफिकेट दिए रहते हैं, उस फॉर्मेट में आपको बना के ले जाना होता है। मैं स्क्रीन पे आपको लगा देता हूँ, और ये नोटिफिकेशन के नीचे आपको सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। तो ये हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, तो आपका बनेगा इस फॉर्मेट में। अगर आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, जो आपने फॉर्म भरते समय लगा दिया था, तो उसकी भी ओरिजिनल कॉपी ले जानी होगी, और उसकी भी 2 कॉपी आपको बना के ले जानी होगी सेल्फ अटेस्टेड करके। और उसी के बेस पर आपको ये रेलवे फॉर्मेट में भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना है। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका लगेगा, वो रेलवे के फॉर्मेट में ही लगेगा, जो नोटिफिकेशन के नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा ईबीसी सर्टिफिकेट, अगर आपने फॉर्म भरते समय 250 रुपये की छूट ली थी, तो फिर उसके लिए ईबीसी सर्टिफिकेट भी आपको बनवा कर ले जाना पड़ेगा। और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने के बाद उसी फॉर्मेट में आपको नीचे एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, जो कि ओबीसी जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए। तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म में भी आपको अपने सिग्नेचर और जो एक गजेटेड ऑफिसर की साइन करवा कर ले जाना पड़ता है। इसके बाद आइडेंटिटी और जो फोटोग्राफ्स होती हैं, देखो आइडेंटिटी के लिए आप आधार कार्ड तो कंपलसरी ही है, और जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ओपन करना होता है वेबसाइट से, कई लोग लॉक करके रखते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, तो उसको अनलॉक वेबसाइट पे जाके पहले कर लेना। तो आधार कार्ड ले जा सकते हैं, और अदर आइडेंटिटी के लिए पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं। इसके अलावा फ़ोटो की बात करें, तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको कम से कम 12 फ़ोटो लेकर जानी है, तो ये आपकी हो जाएगी। और सभी की 2 कॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करके ले जानी है। इसके बाद करते हैं जो एग्ज़ाम आपने अब तक दिए हैं, सीबीटी 1, सीबीटी 2, साइको, या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम आपने बीच में दिया है। जैसे ग्रुप डी में अगर आप पीईटी का एग्ज़ाम देंगे, तो उसका भी एक कॉल लेटर आता है। तो सीबीटी 1 का कॉल लेटर, जो वेरिफिकेशन वहाँ पे होता है, वो वाला कटिंग जो में आपको वापस मिलती है। सीबीटी 2 अगर दिया है तो उसका, अगर पीईटी दिया है तो उसका, साइको दिया है तो उसका, सभी के जो कॉल लेटर होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान वो भी मांग लिए जाते हैं। लेकिन अगर खो गए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन वो खुद वहीं पे उनके पास फॉर्म होता है। लेकिन आपके पास फॉर्म भी होना चाहिए, और अगर फॉर्म भी खो गया है तो फिर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। वो कुछ चीज़ें आपसे एक्स्ट्रा मांग सकते हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं आती है।
तो आपके कॉल लेटर हो जाएंगे और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका जो प्रिंट है वो हो जाएगा। इसके बाद कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि कोई अगर जॉब ऑलरेडी सरकारी कर रहा है तो उसको एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ता है, उसको पहले से परमिशन लेनी होती है। इसके बाद एक एफिडेविट आता है, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई गलती है, नेम मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है, या फिर कोई भी फॉर्म भरते समय नंबर गलत डाल दिया था, चाहे वो मार्कशीट का हो, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट का हो, चाहे वो आधार कार्ड से रिलेटेड हो, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपने उसमें फॉर्म में गलती कर दी है तो इस चीज़ के लिए एफिडेविट लगता है, जो कम से कम 10 रुपये के स्टाम्प पे बनी होनी चाहिए, तो ये लग जाएगा। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगता है, और जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो अगर आपने उसमें ऐड किया है तो मैरिज सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कंपलसरी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे तो सबसे पहले आपको स्टेशन पर भेजा जाएगा एक टिकट लेने के लिए, उस पर एक पर्ची बना दी जाएगी, उस बेस पर एक टिकट लगती है। जहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, जिस जगह से आपने फॉर्म भरा है उसके हेडक्वार्टर में, तो वहीं से आपको स्टेशन से वो टिकट मिल जाएगी। इसके बाद ये जो टिकट है वो मेडिकल में भी काम आती है। इसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो आपको अगले ही दिन मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। तो मेडिकल के दौरान आपसे कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म मांगे जाते हैं, मतलब वहीं पे आपसे एक घोषणा पत्र लिखवा लिया जाता है, उस पर सिग्नेचर वगैरह करवा लिए जाते हैं और सारी प्रोसेस चलती है। बाकी मेडिकल भी सारा आपका कंप्लीट अगले दिन हो जाता है। जिसको थोड़ी बहुत मेडिकल में समस्या आती है उसको फिर अगले दिन बुला लिया जाता है। ये हो गई हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे किसी कैंडिडेट की मार्कशीट खो जाती है, किसी कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट खो जाता है, तो ऐसे में वो आपको टाइम देते हैं कि नया वाला बनवाकर आप कितने भी दिनों में आ सकते हैं, मतलब वो खुद से देंगे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना का समय देंगे, तो उतने समय में आप दोबारा से बनवाकर उस चीज़ को वेरीफाई करवाने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार CBT जितने भी एग्जाम होते हैं CBT वो क्वालिफाई करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अगर आपका कॉल लेटर आ गया है तो फिर आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। आप किसी डॉक्यूमेंट की वजह से ऐसे नहीं है कि आपको जॉब नहीं दी जाएगी। बाकी हाँ, ऐसा होना चाहिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं फॉर्म भरते समय ओरिजिनल लगे होने चाहिए, कोई फेक डॉक्यूमेंट आपने ना लगाया हो। तो दोस्तों यही आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपका बचा हुआ है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।